अर्नव पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नजारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक साथ 7 लोगों की लाश थी। उन लाशों को देखकर अर्नव बाकी ऑफिसर्स की तरह शॉक्ड रह जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा अर्नव के पास आते हैं और घबराते हुए अर्नव से कहते हैं, सर, उस हाथ के आसपास खुदाई करने से ये निकला टोटल 7 लाशें हैं। इनकी गर्दन आधी कटी हुई है। इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सब की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा की बात सुनता तो है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके सामने का ये सीन इतना भयानक था कि ऐसा कुछ अर्नव ने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद अर्नव खुद को संभालता है और इंस्पेक्टर शर्मा से कहता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फौरन। इंस्पेक्टर शर्मा कहते हैं, सर, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। अर्नव आगे कहता है, क्या इन डेड बॉडीज के पास कुछ ऐसा मिला है जिससे इनकी पहचान हो सके, जैसे कोई आईडी कार्ड या कुछ और? इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, नहीं सर, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और इनकी बॉडीज अब इस हालत में नहीं है कि इन्हें पहचाना जा सके। जिसने भी इनका मर्डर किया है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अर्नव अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी तो यहाँ बहुत अंधेरा है। एक काम करो, कल सुबह होते ही यहाँ एक और सर्च ऑपरेशन करो। हमें इस जंगल में उस मर्डर तक पहुँचने का कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, यस सर। अर्नव कहकर अपनी दाईं तरफ देखता है और किसी को ढूंढते हुए कहता है, गोपाल। लेकिन गोपाल वहां नहीं था। अर्नव अपने आसपास देखने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे गोपाल खड़ा दिखता है। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल सबसे दूर वहां क्या कर रहा है। अर्नव उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? गोपाल पेड़ के पीछे उल्टियां कर रहा था। वो रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए जवाब देता है, सर, ये सीन देखकर कोई ठीक रह सकता है क्या? अर्नव गोपाल की टांग खींचते हुए कहता है, अरे तुम इतने में ही डर गए? मैं तो तुम्हें लेकर उस गड्ढे में उतरने वाला हूँ। हमें वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है। ये सुनते ही गोपाल सदमे में आ जाता है। वो डर से हकलाते हुए कहता है, मैं नहीं जाने वाला उस गड्ढे में और आप भी मत जाइए। सर, आप समझते क्यों नहीं है? ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। अर्नव चौंक जाता है और कहता है, नॉर्मल मर्डर नहीं है मतलब? गोपाल अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, सर, यहाँ एक साथ 7 लाशें मिली हैं और सबके गले आधे कटे हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया हुई है और इन लोगों की बलि दी गई है। अर्नव गोपाल की बातें सुनकर चौंक जाता है। वो हैरानी से गोपाल को देखते हुए कहता है, बलि दी गई है मतलब? गोपाल अर्नव को समझाता है, सर, यहाँ के जंगल में कई तांत्रिक और अघोरी अपनी साधनाएं करते हैं। उनमें से कुछ साधनाओं में किसी जानवर या इंसान की बलि दी जाती है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों की भी बलि दी गई है। अर्नव कहता है, गोपाल, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इनकी बलि दी गई है? ये किसी लोकल गैंग का काम भी तो हो सकता है। गोपाल कहता है, सर, जरा उन लाशों को ध्यान से देखिए। उन्हें एक ही तरीके से मारा गया है और उनके शरीर के ऊपर लाल रंग का कोई पाउडर डाला गया है। कौन सा गैंग किसी को मारने से पहले ऐसा करता है? गोपाल की बात सुनकर अर्नव फिर से उस गड्ढे के किनारे आकर उन लाशों को देखता है। गोपाल बिल्कुल सही कह रहा था। उन डेड बॉडीज पर सच में कुछ लाल पाउडर जैसा लगा था। अब तक वहाँ फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी और वो लोग उस गड्ढे के अंदर जाकर उन डेड बॉडीज से सैंपल कलेक्ट कर रही थी। अर्नव उनमें से एक आदमी से कहता है, ये बॉडीज के ऊपर लाल पाउडर जैसा क्या है? फॉरेंसिक टीम का वो आदमी कहता है, सर, ये सिंदूर जैसा कुछ लग रहा है। ये सुनकर अर्नव भी सोच में पड़ जाता है। उसे भी अब गोपाल की बात सही लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अर्नव खुद से कहता है, हो सकता है किसी अंधविश्वासी इंसान ने बलि के नाम पर इन लोगों का मर्डर कर दिया हो।
वो खामोशी से वहां खड़ा उन लाशों को देख रहा है। सुबह के 9:30 बजे थे। सुहानी और निशा सेंट थॉमस कॉलेज के कैंपस में खड़े विवेक का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी ही देर में विवेक उन दोनों के पास पहुंच जाता है। निशा उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि आज हम कितना इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं? तुम टाइम पर नहीं आ सकते? विवेक जल्दबाजी में कहता है, अरे ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये बताओ कि प्लान क्या है? निशा मुस्कुराते हुए कहती है, प्लान तो स्टार्ट हो चुका है। सुहानी और विवेक हैरानी से निशा को देखने लगते हैं। विवेक निशा से कहता है, प्लान स्टार्ट हो गया है, लेकिन कब हुआ? निशा कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बाद वो तीनों पद्मिनी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में पद्मिनी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलती है। पद्मिनी को देखते ही सुहानी थोड़ी घबरा जाती है। उसे पद्मिनी के ऑफिस में हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। सुहानी निशा की तरफ देखती है। इस वक्त निशा के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आज पद्मिनी खुद ही अपनी कार ड्राइव करके कॉलेज आई थी। वो अपने कार के पास पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही पलों में पद्मिनी की कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी को वहां से जाते देखकर सुहानी और विवेक परेशान हो जाते हैं। विवेक हड़बड़ाते हुए निशा से कहता है, तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? पद्मिनी तो जा रही है। निशा रिलैक्स होकर कहती है, वो कहीं नहीं जाएगी। विवेक और सुहानी कंफ्यूज होकर निशा को देखने लगते हैं। पद्मिनी की कार जो कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाई थी, वो रुक जाती है। कार के रुकते ही निशा के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। निशा अपनी आंखों से पद्मिनी की कार की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो पद्मिनी तो यही है। ये देखकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने की कोशिश कर रही है। पद्मिनी कार से बाहर निकलती है और अपने कार के चारों टायर को देखने लगती है। उसकी नजर कार के पीछे वाले राइट टायर पर पड़ती है। वो टायर पंचर हो चुका था। ये देखते ही सुहानी और विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। वो समझ गए थे कि ये कारनामा निशा का है। अपने प्लान के हिसाब से निशा अब पद्मिनी के पास उसकी हेल्प करने के लिए जाने वाली थी और हेल्प करने के बहाने उसे पद्मिनी को छूना था। निशा पद्मिनी की तरफ बढ़ने वाली ही थी, तभी पद्मिनी अपने चारों तरफ देखने लगती है। जैसे ही पद्मिनी निशा और उसके दोस्तों की तरफ देखती है, निशा, सुहानी और विवेक पीछे पलट जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो पद्मिनी को देख ही नहीं रहे हैं। पद्मिनी अपने आसपास किसी को ना पाकर एक डेविल स्माइल के साथ उस पंचर टायर को देखती है। पद्मिनी की नजर जब उस टायर पर जाती है तो सुहानी, निशा और विवेक तिरछी नजरों से पद्मिनी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि पद्मिनी के उस टायर को देखते ही वो टायर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ ही पलों में वो पंचर टायर बिल्कुल नया सा हो गया था। पद्मिनी ये देखकर मुस्कुराती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सुहानी, विवेक और निशा को ये देखकर सदमा लग गया था। वो आंखें फाड़े वहीं पर खड़े थे। वो तो पद्मिनी पर बस एक छोटा सा टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने अभी अभी देखा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। वहीं पद्मिनी कार के मिरर से उन तीनों का हैरान चेहरा देख रही थी। वो एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, बेवकूफ बच्चे, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इधर सुहानी, निशा और विवेक अब तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। उनके मन में थोड़ा भी शक नहीं था कि पद्मिनी सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान नहीं है। पद्मिनी के जाने के कुछ देर बाद वो तीनों इस सदमे से बाहर आते हैं। विवेक घबराहट भरी आवाज में कहता है, यार, मैंने जो अभी अभी देखा, क्या वो सच है? निशा सदमे में ही जवाब देती है, नहीं नहीं, सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। हम तीनों सपना देख रहे हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है। विवेक फिर से कहता है, यार, ये भूतनी है या मैकेनिक? 1 सेकंड में टायर रिपेयर कर दिया।
सुहानी इस इंसिडेंट से ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि पद्मिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो निशा को शाबाशी देते हुए कहती है, ग्रेट निशा, तुम्हारा प्लान तो माइंड ब्लोइंग था, ये काम कर गया। सुहानी की बात सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब इनको कैसे बताऊं कि ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। यहाँ तो ऐसा तुक्का लग गया है जो मैंने मारा ही नहीं था। विवेक भी निशा की तारीफ करते हुए कहता है, रियली, ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान था। सुहानी और विवेक से तारीफ पाकर निशा सोच में पड़ जाती है। वो अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, मैं इनको क्यों बताऊं कि ये मेरा प्लान नहीं था। फ्री की तारीफ मिल रही है, ले लेती हूँ। ये सोचकर निशा शेखी मारते हुए कहती है, हाँ तो क्या, आज तक मेरा कोई भी प्लान फेल हुआ है जो आज होता? तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? विवेक निशा को बचपन से जानता था। निशा के अंदाज से विवेक को उस पर शक होता है और वो निशा से कहता है, लेकिन कल तक तो तुम्हारा प्लान कुछ और ही था। तुम तो रुद्राक्ष पहने हुए पद्मिनी को छूकर टेस्ट करने वाली थी। निशा अब नर्वस हो जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहती है, वो मैंने लास्ट मोमेंट में अपना प्लान चेंज कर लिया था। जीनियस लोगों की यही पहचान होती है, वो अपना पूरा प्लान किसी को नहीं बताते और उनका प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। सुहानी बीच में ही टोकते हुए कहती है, चलो हमें ये तो पता चल गया है कि पद्मिनी के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो क्या यही वो साया है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये हो भी सकता है और नहीं भी। रात के 8 बजे थे। शिमला के जंगल के बीच सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार बड़ी तेजी से चल रही थी। जंगल के सन्नाटे में उस कार के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद पक्की सड़क खत्म हो जाती है और वो कार उतनी ही तेजी से ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगती है। वो कार बड़े बड़े चट्टानों और गुफाओं के बीच कच्चे रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कुछ आगे चलने पर कार की हेडलाइट जलने और बुझने लगती है और फिर हेडलाइट पूरी तरह से बुझ जाती है। हेडलाइट बंद होने पर भी कार की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को रास्ता देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं है। वो कार एक जगह पर आकर रुक जाती है क्योंकि उससे आगे कार नहीं जा सकती थी। कार से एक आदमी निकलता है। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ ऊंचाई पर आसानी और बड़ी तेजी से चढ़ने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाता है। फिर वो आदमी अंदर जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा था। उस आदमी के वहां पहुंचते ही एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, युवराज दीवान, कई सालों बाद आज यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कुछ कदम और आगे बढ़ाता है और एक मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। युवराज उस गुफा में किससे मिलने गया था और क्या अर्नव उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? और क्या अर्नव उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज सामने देखता है, वहाँ एक सांवला सा आदमी एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। उस आदमी के काले लंबे बाल और दाढ़ी थी। कपड़े के नाम पर उसने एक काले रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके मस्तक पर काला टीका लगा हुआ था और दिखने में वो एक तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक युवराज से कहता है, बोलो युवराज, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें तो मैं और मेरी तंत्र विद्या किसी काम की नहीं लगती। युवराज उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपना हाथ अपनी जैकेट के लेफ्ट पॉकेट में डालता है।
युवराज अपने पॉकेट से एक सफेद लिफाफा बाहर निकालता है। वो लिफाफे में अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली डालते हुए अंदर से एक बाल निकालता है। ये वही बाल था जो उसने कल रात सुहानी के कमरे में जाकर लिया था। कल रात वो युवराज ही था जो सुहानी के कमरे में गया था। युवराज उस तांत्रिक की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे वो बाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। तांत्रिक सवालिया नजरों से युवराज को देखता है। युवराज कहता है, अब कुछ आता है या पहले जैसे ही हालत है? वो तांत्रिक गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। फिर उस बाल को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पलों के बाद वो तांत्रिक एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो हैरान होकर युवराज से कहता है, नहीं, ये असंभव है। वो तांत्रिक सुहानी के बाल को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये असंभव है। मेरी गणना के अनुसार तो ये लड़की मर चुकी है। वो बौखलाहट के साथ युवराज से कहता है, क्या ये किसी मृत लड़की का बाल है? तांत्रिक की ये बात सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तांत्रिक कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये किसी मृत लड़की का बाल है? युवराज जवाब देता है, क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि किसी मरी हुई लड़की के बाल संभाल कर रखूंगा? तांत्रिक कुछ सोचता है और कहता है, युवराज, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। युवराज उस तांत्रिक को ताना मारते हुए कहता है, तुम पता लगा तो लोगे ना, या पिछली बार की तरह मुंह की खाओगे? अब उस तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। युवराज ने अभी अभी उस तांत्रिक के सामने ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। वो गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। युवराज को तांत्रिक के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहाँ खड़ा रहता है। तांत्रिक के युवराज की तरफ देखते ही पेड़ की बहुत सी लताएं गुफा के अंदर आ जाती हैं और वो लताएं युवराज की तरफ बढ़ने लगती हैं। युवराज को अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहाँ खड़ा रहता है। वो लताएं पहले तो युवराज के पैर को बांध लेती हैं, पैर के बाद हाथ को, फिर युवराज के पूरे शरीर को बांधकर उसके शरीर को जकड़ने लगती हैं। किसी और इंसान के साथ अगर ये सब होता तो वो दर्द और मौत के खौफ से चीखने और छटपटाने लगता, लेकिन युवराज को ना तो दर्द महसूस हो रहा था और ना ही उसे मौत का खौफ था। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ खड़ा था, जैसे उसे उन लताओं के जकड़ने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ये उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने जैसा था। कुछ देर तक उन लताओं के जकड़ने के बाद भी जब युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता तो उस तांत्रिक के चेहरे पर हार मानने वाली उदासी आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि युवराज को दर्द देना उसके बस का नहीं है। वो युवराज की तरफ अपनी उंगली करके कुछ इशारा करता है, जिससे वो लताएं युवराज को आजाद कर देती हैं। युवराज तांत्रिक को ताना मारते हुए कहता है, मुझे लगा था कि इतने सालों में तुमने कुछ तो बेहतर सीखा होगा, लेकिन कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। तांत्रिक अपनी आवाज में नरमी लाकर कहता है, युवराज, ऐसा नहीं है कि तब मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो साया बहुत ही शक्तिशाली है। तब मुझ में उसे टक्कर लेने की क्षमता नहीं थी और उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी है। ये कहते हुए वो तांत्रिक अपनी बाईं तरफ देखता है। उस तांत्रिक की बाईं हथेली नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बाईं हथेली काट दी हो। उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। और वो तांत्रिक वहाँ से जाने लगता है। युवराज वहाँ से जाने के लिए 2-3 कदम ही चल पाया था, तभी तांत्रिक उससे कहता है, 6 महीने बचे हैं ना तुम्हारे पास? उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज 1 सेकंड के लिए रुकता है और बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाता है।
उसके जाने के बाद तांत्रिक फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। युवराज उसी तेजी से कार चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। कार चलाते वक्त युवराज के दिमाग में उस तांत्रिक की बातें चल रही थी। इस वक्त युवराज के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या सुहानी वही लड़की है? क्या उस रात वो लड़की बच गई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कार तो खाई में गिर गई थी। युवराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुहानी है कौन। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके हाथों में कॉफी मग था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। निशा अपना कॉफी मग टेबल पर रखते हुए कहती है, तो तय रहा, आज रात हमें उस विशिंग वेल के पास वाले बंगले में जाना है। विवेक उसे टोकते हुए कहता है, सिंघानिया मैंशन कहते हैं उसे। निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, हाँ हाँ, सिंघानिया मैंशन, जो अब खंडर बन चुका है। मेंशन वाली कोई बात बची है उसमें? सुहानी निशा और विवेक की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी, तू क्या सोच रही है? निशा के हाथ लगाते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और सीरियस होकर उनसे कहती है, ये सिंघानिया मेंशन पद्मिनी सिंघानिया का है ना? विवेक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ सुहानी, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का ही है। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले पद्मिनी ने उस बंगले को खरीदा था, लेकिन वो उस बंगले में रहती नहीं है। उसे खरीदने के 1 महीने के अंदर ही पद्मिनी ने उस बंगले को छोड़ दिया था। और अजीब बात यह है कि उसे छोड़ देने के बाद पद्मिनी कभी वहाँ वापस नहीं गई। ये सुनकर निशा कहती है, इतने महंगे बंगले को खरीदकर उसने छोड़ क्यों दिया? और क्या अब वहाँ कोई नहीं रहता? विवेक कहता है, पद्मिनी ने बंगला क्यों छोड़ा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ अब कोई भी नहीं रहता। इनफैक्ट वो बंगला तो लॉक भी नहीं रहता। हो सकता है विशिंग वेल के पास होने की वजह से सिंघानिया मैंशन में कुछ नेगेटिविटी आ गई हो और इसीलिए पद्मिनी को उसे छोड़ना पड़ा हो। विवेक का जवाब सुनकर निशा को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, पद्मिनी ने नेगेटिविटी की वजह से बंगला छोड़ा होगा, वो क्या खुद एक भटकती आत्मा से कम है? निशा के ऐसा कहने पर सुहानी और विवेक को भी हंसी आ जाती है। विवेक हंसते हुए कहता है, हाँ यार, ये बात तो है। सुहानी कुछ सोचकर विवेक से कहती है, विवेक, पद्मिनी ने सिंघानिया मेंशन किससे खरीदा था? विवेक ना में सर हिलाकर जवाब देता है, नहीं पता यार, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, फर्क पड़ता है। पुराना रोड, विशिंग वेल, सिंघानिया मैंशन, ये तीनों उस साय से जुड़े हैं और सिंघानिया मैंशन पद्मिनी से जुड़ा है। मुझे हमेशा से लगता है कि उस साय और पद्मिनी सिंघानिया का कुछ तो कनेक्शन है। विशिंग वेल के पास कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो साया सिर्फ उसी जगह पर अपना शिकार करता है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें पद्मिनी सिंघानिया का पूरा बायोडेटा पता करना होगा। निशा सुहानी की बातों से सहमत होकर कहती है, हाँ विवेक, सुहानी सही कह रही है, हमें पद्मिनी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। विवेक भी उन दोनों से सहमत होकर कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन आज रात हमें सिंघानिया मेंशन जाना है, बाकी उसके बाद देखेंगे। दोपहर के 12 बजे थे। सेंट थॉमस कॉलेज से थोड़ी दूर सुनसान सड़क में एक ब्लैक कार खड़ी थी। थोड़ी देर में वहाँ एक दुबला पतला सा लड़का आता है, जिसने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच थी। उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया था और उसके बाल घुंघराले थे। उसने अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाया था। दिखने में वो कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। वो लड़का अपने आसपास ऐसे देख रहा था जैसे वो श्योर होना चाहता हो कि वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है।
अपने आसपास देखकर जब वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तब वो लड़का उसी ब्लैक कार की तरफ बढ़ता है। उस कार के पास जाकर वो लड़का कार के अंदर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कार में बैठकर वो देखता है कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर युवराज दीवान बैठा था। युवराज उस लड़के की तरफ 2000 के नोटों की 2 गड्डियां बढ़ाता है। वो लड़का उन गड्डियों को लेकर अपने बैग में डाल देता है और युवराज से कुछ बातें करने लगता है। वो युवराज को सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। युवराज बड़े गौर से एक एक बात सुन रहा था। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लड़का कार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है। वो युवराज की तरफ मुड़कर कहता है, अरे हाँ मिस्टर युवराज, मैं तो बताना ही भूल गया, सुहानी शर्मा एडॉप्टेड है। जब वो लगभग 7 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। सुहानी शर्मा की 7 साल की उम्र से पहले की इंफॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली है। ये सुनकर युवराज शॉक्ड रह जाता है। वो गुस्से में उस लड़के को घूरते हुए कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम मुझे आखिरी में बता रहे हो? मैंने कहा था मुझे सुहानी शर्मा के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ का मतलब समझ नहीं आता तुम्हें? युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबरा जाता है। उसे युवराज के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। वो डरते हुए कहता है, मिस्टर युवराज ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी शर्मा के 7 साल की उम्र से पहले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। युवराज सामने देखते हुए गुस्से में कहता है, गेट आउट। वो लड़का डरकर कार से बाहर चला जाता है। कार से बाहर आते ही वो चैन की सांस लेता है। उसे तो लगा था आज युवराज गुस्से में उसे खा ही जाएगा। उसके बाहर निकलते ही युवराज तेजी से कार आगे बढ़ा देता है। युवराज गुस्से में अपनी कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। वो सुहानी के अडॉप्शन के बारे में सुनकर शॉक्ड था और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से गुस्से में भी। जैसे ही युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, एक लड़की अचानक से युवराज की कार के सामने आ जाती है। युवराज की कार पहले ही बहुत स्पीड में थी। सामने लड़की को देखकर युवराज तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद भी युवराज की गाड़ी स्लिप कर जाती है और उस लड़की को कार से हल्की सी ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने से वो लड़की रोड पर गिर जाती है। युवराज फौरन कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उस लड़की के पास जाता है। वहां सुहानी को देखकर युवराज चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसकी कार से ठोकर लगी है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुहानी है। क्या होगा इस एक्सीडेंट का अंजाम? कौन था वो आदमी जिसे युवराज मिलने गया था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी जमीन पर पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी के पास आकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उससे कहता है, सुहानी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी सर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने युवराज था। जब सुहानी को पता चलता है कि उसे कार से ठोकर मारने वाला युवराज है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है, वरना उसने तो सोच रखा था कि इस कार के ड्राइवर को वो आसानी से जाने नहीं देगी। सुहानी के नजदीक जाते ही युवराज की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है। नीचे गिरने से सुहानी की कलाई में चोट लग गई थी और उससे थोड़ा खून भी बह रहा था। युवराज सुहानी की छोटी सी चोट देखकर ऐसे परेशान हो जाता है जैसे उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुम्हें चोट लगी है और खून भी बह रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। युवराज को ऐसे रेस्टलेस देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस एक छोटी सी चोट है, आप परेशान मत होइए। अब युवराज थोड़ा शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सुहानी उसके रिएक्शन को नोटिस कर रही है।
वो सुहानी को देखकर अपने मन में कहता है, सुहानी की चोट से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। युवराज जानता था कि पहले दिन से ही उसे सुहानी के साथ एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। वो जितना खुद को सुहानी के करीब जाने से रोकता, उतना ही उसकी तरफ खींचा चला जाता था। दिनों दिन युवराज के लिए खुद को सुहानी से दूर रख पाना मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी भी युवराज को ही देख रही थी। युवराज को देखते हुए वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, जब आप मुझे प्यार ही नहीं करते तो आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों मेरी एक छोटी सी चोट आपको इतना परेशान कर रही है? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप झूठ बोलते हैं जब आप कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। कुछ देर पहले युवराज का मन बेचैन था। वो अब सुहानी की आंखों में देखते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ देर तक युवराज और सुहानी एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे की आंखों में खो गए हों। तभी वहां से तेज हॉर्न के साथ एक कार गुजरती है और कार की आवाज से युवराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और सुहानी से अपनी नजरें हटा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी होश में आती है। ये सिचुएशन अब उन दोनों के लिए ऑकवर्ड हो गई थी। युवराज को कुछ याद आता है और वो सुहानी का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी हड़बड़ा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज के हाथ में अपना हाथ होने पर वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। सुहानी अब कुछ शांत हो जाती है। युवराज अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ को उसकी कलाई की चोट पर रखता है। ऐसा करके युवराज एक नजर सुहानी के चेहरे पर डालता है, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। सुहानी का युवराज को इस तरह से देखना उसे और भी बेचैन कर देता था। युवराज अपनी नजरें फेर लेता है और सुहानी की उस चोट से अपना हाथ हटाता है। युवराज के हाथ हटाते ही सुहानी जब अपनी कलाई को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी कलाई से वो चोट अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। चोट तो दूर, अब वहाँ किसी खरोंच तक का निशान नहीं था। सुहानी हैरानी से एक बार अपने हाथ को तो एक बार युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे रोड पर घुटने के बल बैठा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, शिवी। युवराज के मुंह से शिवी सुनकर सुहानी को बहुत अजीब लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम पहले भी कई बार सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। सुहानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। युवराज बड़े गौर से सुहानी के चेहरे पर आ रहे एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। सुहानी अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। युवराज और सुहानी ये बात भूल गए थे कि वो दोनों अभी भी रोड पर बैठे हैं और युवराज ने अभी भी सुहानी का हाथ पकड़ा है। उसी समय निशा वहां आ जाती है। वो युवराज और सुहानी को रोड में इस तरह से बैठे देखकर चौंक जाती है। दोनों को इस तरह साथ में देखकर निशा उनके पास जाकर खांसने की एक्टिंग करने लगती है। निशा के खांसने की आवाज सुनकर युवराज और सुहानी उसकी तरफ देखते हैं। निशा को देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। निशा उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? सुहानी और युवराज ये सुनकर काफी एम्बेरस हो जाते हैं। सुहानी ब्लश करने लगती है, लेकिन युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी कार में बैठकर कॉलेज कैंपस के अंदर चला जाता है। युवराज के वहां से चले जाने के बाद निशा शक भरी नजरों से सुहानी को देखकर कहती है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? निशा की बात सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और वो खुद को संभालते हुए कहती है, तू पागल है क्या? कुछ भी बोलती है?
निशा सुहानी को ताना मारते हुए कहती है, अच्छा, मैं पागल हूँ। अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल नहीं रहा तो तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? सुहानी अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहाँ विवेक आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है, थैंक गॉड तुम दोनों यही मिल गई। आज रात 10 बजे रेडी रहना, हम उस सिंघानिया मैंशन में जाएंगे। देखते हैं वहाँ ऐसा क्या है जो वो अंकल हमें दिखाना चाहते हैं। विवेक सुहानी को देखते हुए आगे कहता है, सुहानी तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरे और निशा के पास ये रुद्राक्ष है तो हमें ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर चिंता भरी नजरों से सुहानी को देखने लगती है। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इधर अर्नव की कार पुलिस स्टेशन में आकर रुकती है। कार से उतरकर अर्नव पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। उसके पुलिस स्टेशन में एंटर करते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि इंस्पेक्टर शर्मा अपनी कुर्सी पर अपना सिर पकड़े बैठे थे। उसके सामने टेबल पर बहुत सारी फाइलें बिखरी पड़ी थी। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा को इस हालत में देखकर कहता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अर्नव की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा सामने देखता है। अर्नव को देखते ही वो हड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर अर्नव को सैल्यूट करके कहता है, जय हिंद सर। अर्नव इंस्पेक्टर से कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? इंस्पेक्टर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहता है, सर आपका शक सही निकला। अर्नव इंस्पेक्टर से मजाकिया लहजे में कहता है, यहाँ तो मुझे बहुत सारे शक हो रहे हैं, उनमें से कौन सा शक सही निकला? इंस्पेक्टर बौखलाहट के साथ कहता है, सर वो सारी डेड बॉडीज वही हैं, जिनकी मिसिंग कंप्लेंट इंडिया के अलग अलग शहरों में दर्ज की गई है। जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस का आप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसका डायरेक्ट लिंक इन मर्डर केस से है। अर्नव इंस्पेक्टर से कहता है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं ना? इंस्पेक्टर और भी परेशान होकर कहता है, सर परेशानी की बात ये है कि इस केस से शहर के सबसे पावरफुल इंसान का नाम जुड़ा है, मिस्टर यशवंत दीवान, और उस पर हाथ डालने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। अर्नव थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बस एक बार कोई बड़ा सबूत हाथ लग जाए, फिर यशवंत दीवान हो या कोई और, मुझसे नहीं बच पाएगा। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, सर आप समझ नहीं रहे हैं, यशवंत दीवान युवराज दीवान के पिता हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, युवराज दीवान किसी को भी उन तक नहीं पहुंचने देगा। अर्नव कहता है, क्यों, क्या युवराज दीवान इतना पावरफुल है? इंस्पेक्टर कहता है, सर वो हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान है। यहाँ की इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। रात के 10 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक पुराने रोड पर खड़े थे। वो रोड बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। हमेशा की तरह वो जगह बहुत भयानक दिख रही थी। उन तीनों से कुछ ही दूरी पर विशिंग वेल था। विशिंग वेल को देखकर सुहानी को वहां हुए सारे इंसिडेंट्स एक के बाद एक याद आ रहे थे। उन इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हुए सुहानी का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। यही हाल उसके साथ आए निशा और विवेक का भी था। निशा बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, यार हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। विवेक डरते हुए कहता है, मेरी भी। सुहानी हिम्मत करके उन दोनों से कहती है, चलो अब, इससे पहले कोई और आ जाए, हमें सिंघानिया मैंशन में जाना होगा। वो तीनों धीरे धीरे विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था।
जिसकी टॉर्च की रोशनी से वो अपने आसपास देख पा रहे थे। एक एक कदम विशिंग वेल की तरफ बढ़ाते हुए सुहानी को नेगेटिव एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उस विशिंग वेल को देखते हुए सुहानी अपने मन में कहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो साया इसी जगह पर लोगों का शिकार करता है। विशिंग वेल पार करके वो तीनों सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों सिंघानिया मेंशन के सामने खड़े थे। उस मेंशन का मेन गेट लगभग 20 फीट ऊंचा था, जो खुला हुआ था। देखने में वो गेट काफी डैमेज लग रहा था। सुहानी अपने दोस्तों के साथ गेट के अंदर जाती है। अंदर जाकर अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से वो तीनों अपने आसपास देखते हैं। वो जगह किसी खंडर की तरह दिखाई दे रही थी। जमीन पर पेड़ की सूखी पत्तियां और धूल फैले हुए थे। मेन गेट और बंगले के बीच बहुत बड़ा स्पेस था। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये नजारा बहुत डरावना था। निशा, सुहानी और विवेक बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बंगले का दरवाजा किसी मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा गोल था। उस दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पास पहुंचकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। डर से उनका गला सूख रहा था। एक कदम भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी कहती है, चलिए अंदर। निशा जवाब देती है, अब और कोई रास्ता नहीं है और ना ही हम पीछे हट सकते हैं। हमें अंदर जाना ही होगा। क्या होगा आगे? क्या युवराज का डर सही था? क्या सिंघानिया मेंशन जाकर वो तीनों अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी हिम्मत करके उस दरवाजे को हाथ लगाकर हल्का सा धक्का देती है। एक अजीब सी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल जाता है। सुहानी घबराते हुए सबसे पहले उस बंगले के अंदर जाती है। उसके पीछे निशा और विवेक भी अंदर आते हैं। बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ टॉर्च से देखने पर समझ आ रहा था कि वो बंगला बहुत ही आलीशान है। हॉल के ठीक बीच में काउच का एक बड़ा सा सेट था, लेकिन अब वो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। हॉल के एक हिस्से में गोल आकार में 2 सीढ़ियां थीं, जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती थी। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बहुत से कमरे थे, लेकिन बंगले की हालत बहुत ही खराब थी। यहाँ धूल और मकड़ी के जाल चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। ये बंगला पहले जितना खूबसूरत रहा होगा, अभी उतना ही भयानक दिख रहा था। वो तीनों मंत्रमुग्ध होकर उस बंगले को देख रहे थे। तभी विवेक जोर से चीख देता है। अचानक से ऐसी आवाज सुनकर निशा और सुहानी डर जाती हैं। वो तुरंत पीछे मुड़कर उस तरफ देखती हैं, जहाँ से चीखने की आवाज आई थी। जब उन्हें पता चलता है कि ये आवाज विवेक के चीखने की है, तो उनका डर कुछ कम होता है। निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, विवेक, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अभी हार्ट अटैक से मर जाएं? विवेक भी चिढ़ते हुए जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि यहाँ कितनी धूल है? अब धूल मेरी नाक के अंदर जाएगी तो छींक भी तो आएगी ना। सुहानी परेशान होकर दोनों से कहती है, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। हमें सना को ढूंढना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। निशा और विवेक सुहानी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस वक्त सना को ढूंढना उनके झगड़े से ज्यादा जरूरी है। वो सिंघानिया मेंशन के हॉल को चारों तरफ से देखने लगते हैं। विवेक उस बंगले को देखते हुए कहता है, यार ये बंगला तो बहुत आलीशान है। पद्मिनी ने इसे क्यों छोड़ा होगा? सुहानी विवेक की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो बस गौर से उस बंगले को देख रही थी। पता नहीं क्यों सुहानी को ये बंगला काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। वो अभी भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
सुहानी बंगले के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हम इस कमरे से शुरू करते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी कमरों में सना को ढूंढेंगे। शायद वो हमें किसी कमरे में मिल जाए। निशा और विवेक सर हिलाकर सुहानी की बात पर हामी भर देते हैं। वो तीनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। वो कमरा किसी स्टोर रूम की तरह दिख रहा था। चारों तरफ देखने पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। एक एक करके वो तीनों बंगले के सारे कमरों में सना को ढूंढते हैं, लेकिन सना उन्हें कहीं नहीं मिलती। निशा इरिटेट होकर कहती है, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है वो अंकल हमारी फिरकी ले रहे थे, फालतू में हमें यहाँ भेज दिया। निशा की बात सुनकर विवेक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी कहती है, नहीं, हमने अभी तक सारे कमरे नहीं देखे हैं, एक कमरा अभी बाकी है। निशा और विवेक एक साथ कहते हैं, कौन सा कमरा? सुहानी जवाब देती है, तहखाना। ये सुनते ही निशा और विवेक हैरान होकर सुहानी को देखने लगते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई तहखाना है, और अगर है तो कहाँ है? सुहानी आगे बढ़ते हुए कहती है, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, तुम दोनों बस मेरे पीछे आओ। ये कहकर सुहानी उस पहले कमरे के अंदर चली जाती है। निशा और विवेक भी सुहानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद सुहानी एक कोने के पास जाकर रुक जाती है और वहां रखे टेबल को हटाकर बड़े ध्यान से फ्लोर को देखने लगती है। निशा और विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी जब फर्श को देखती है तो उसे उस फर्श के एक किनारे पर एक हुक जैसा कुछ दिखता है। सुहानी उस हुक को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। सुहानी के ऐसा करने पर फर्श का वो हिस्सा ऊपर उठ जाता है और नीचे तहखाने का रास्ता दिखने लगता है। ये देखकर निशा और विवेक दंग रह जाते हैं। उन दोनों के मन में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था कि सुहानी को इस तहखाने के बारे में कैसे पता चला। वो दोनों ये सवाल सुहानी से करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। ये सोचकर निशा और विवेक सुहानी से कुछ नहीं कहते। उस तहखाने में सबसे पहले विवेक उतरता है, फिर सुहानी और निशा उसके पीछे जाते हैं। जैसे तैसे उस रास्ते से वो तीनों तहखाने तक पहुंचते हैं। तहखाने के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च की मदद से तहखाने को देख पा रहे थे। वो जगह पूरे बंगले से भी कई ज्यादा खौफनाक लग रही थी। तहखाने के ठीक बीच में एक गोल घेरा बना था। उस घेरे के बीच कुछ हड्डियां और एक खोपड़ी रखी थी। आसपास और भी कुछ अजीब सा सामान रखा था। उन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तंत्र क्रिया की जाती है। उस तहखाने का माहौल एक नॉर्मल इंसान को बुरी तरह से डराने के लिए काफी था। निशा और सुहानी ये देखकर बहुत डर रहे थे और अपनी जगह पर ही खड़े थे, लेकिन विवेक अभी भी टॉर्च की हेल्प से उस तहखाने में सना को ढूंढ रहा है। तहखाने के अंदर अंधेरे के साथ बिल्कुल खामोशी थी। तभी विवेक उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, सना यहाँ है। विवेक की आवाज तहखाने में गूंजने लगती है। ये सुनते ही निशा और सुहानी विवेक के पास जाते हैं और उनकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी एक लड़की पर जाती है जिसने सफेद नाइटी गाउन पहना हुआ था। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और इसी वजह से बेहोश हो गई है। वो लड़की सना थी। वो तीनों सना को वहां देखकर हक्के बक्के रह गए थे। निशा अपनी आंखें फाड़कर सना को देखते हुए कहती है, ये सच में जिंदा है? सुहानी कहती है, विवेक जल्दी करो, इससे पहले कोई नई मुसीबत आ जाए। विवेक आगे बढ़कर सना को अपनी गोद में उठा लेता है और बिना देर किए वो तीनों तहखाने से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो तहखाने के दरवाजे की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हैं,
पीछे से एक औरत की आवाज आती है। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मेरे घर आए हो, कम से कम मुझसे मिलकर तो जाओ। ये आवाज सुनते ही उन तीनों के कदम वहीं रुक जाते हैं और उनकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उनका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उनमें से किसी की भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। निशा के हाथ पैर तो डर से कांप रहे थे। विवेक अपने हाथों में सना को उठाए खड़ा था। सुहानी का भी डर से गला सूख गया था। कुछ देर इसी तरह से खड़े रहने के बाद सुहानी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़कर जब वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने करती है तो उसे धुंधला सा काले रंग के धुएं जैसा कुछ दिखता है। उसे देखकर सुहानी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही साया है। वहां रोशनी कम होने की वजह से सुहानी उसे साफ साफ देख नहीं पा रही थी। सुहानी के मुड़ने के बाद निशा और विवेक भी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ जाते हैं। जब उन तीनों के मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने पड़ती है तब वो साया उन्हें साफ साफ दिखता है। उस साए को देखते ही उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वैसे तो उन्होंने उस साए को पहले भी देखा था, लेकिन आज इस तहखाने में वो और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो तीनों अपनी जगह पर जम से गए थे। डर की वजह से उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। सांस भी उनसे बड़ी ही मुश्किल से ली जा रही थी। उनके सामने वो साया एक जगह स्थिर नहीं था। वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम रहा था। घूमते हुए उस साए से एक औरत की आवाज आती है। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के घर का सामान उससे बिना पूछे नहीं ले जाते हैं? वो आवाज पद्मिनी की थी। वो आवाज सुनकर सुहानी और उसके दोस्त और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। विवेक बड़ी हिम्मत करके हकलाते हुए कहता है, क्या तुम पद्मिनी हो? विवेक की बात सुनकर वो साया हंसने लगता है। वो अपनी आवाज बदलकर विवेक की आवाज में कहता है, हाँ, मैं पद्मिनी हूँ। थोड़ी ही देर में वो साया उन तीनों की बाईं तरफ आ जाता है और निशा की आवाज में कहता है, अरे नहीं, मैं तो विवेक हूँ। ये सुनकर निशा घबराते हुए कहती है, अब तो ये मेरी आवाज निकाल रहा है। निशा के ऐसा कहते ही वो साया अपनी भयानक और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, मैं कौन हूँ ये पता लगाना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम तीनों को मार देना मेरे बस का जरूर है और ये काम मैं आज ही पूरा करूंगी। ये कहते ही वो साया तेजी से विवेक की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे एक ही बार से वो विवेक की जान ले लेगा। उस साए को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर विवेक डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो साया विवेक से 1 फीट की दूरी पर पहुंचता है, वो अचानक से रुक जाता है। अब उस साए से गुर्राने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया बहुत कोशिश करने पर भी विवेक की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रहा है। सुहानी और निशा ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद विवेक भी अपनी आंखें खोलता है। उस साए को अपने इतने करीब देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो साया पास से और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। विवेक को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो साया रुद्राक्ष की वजह से उसे छू नहीं पा रहा है। वो साया अब निशा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी हार होती है। वो निशा से 1 फीट की दूरी पर आकर वहीं रुक जाता है। ये देखकर निशा और विवेक को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो साया उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन वो सुहानी के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं क्योंकि सुहानी के गले में कोई रुद्राक्ष नहीं था। अब बारी सुहानी की थी। वो साया अब तक ये तो समझ चुका था कि किसी वजह से वो उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। वो और भी गुस्से में आ जाता है। ये देखकर विवेक ऊंची आवाज में कहता है,
सुहानी, जल्दी निकलो यहाँ से। विवेक के ऐसा कहते ही जमीन पर खोपड़ी के पास रखा एक धारदार चाकू अपने आप हवा में ऊपर उठ जाता है और अगले ही पल वो चाकू घूमते हुए बड़ी तेजी से सुहानी की तरफ आने लगता है, मानो किसी ने उस चाकू से सुहानी पर वार किया हो। सुहानी उस चाकू को अपनी तरफ आते देख डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है जैसे आज वो इससे बच नहीं पाएगी। विवेक और निशा भी घबराकर जोर से चीख पड़ते हैं, सुहानी! जैसे ही वो चाकू घूमते हुए सुहानी के चेहरे के पास पहुंचता है, एक हाथ उस चाकू को पकड़ लेता है। अब वहाँ बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि अब तक उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कौन है वो इंसान जिसने सुहानी को बचाया? क्या होगा जब उसका सामना उस साये से होगा? क्या वो सना को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। आंखें खोलते ही सुहानी को अपने चेहरे के सामने चाकू पकड़ा हुआ खून से लथपथ हाथ दिखता है। सुहानी को समझने में देर नहीं लगती कि इसी हाथ की वजह से वो अब तक जिंदा है। सुहानी अपनी बाईं तरफ देखती है। वहाँ युवराज खड़ा था, जो गुस्से से सामने देख रहा था। युवराज ने अपने बाएं हाथ से सुहानी को पकड़ रखा था और अपने दाएं हाथ से उस चाकू को। युवराज के हाथ में चाकू का धार वाला हिस्सा था, जिस वजह से उसकी हथेली चाकू से कट गई थी और उससे खून बह रहा था। निशा और विवेक भी ये सीन देखकर सख्ती में आ गए थे। सुहानी युवराज की हथेली पर खून देखकर घबरा जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज बड़ी सख्ती के साथ कहता है, निकलो यहाँ से अभी। युवराज को वहाँ देखकर वो साया एक बहुत ही भयानक आवाज के साथ वहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया युवराज से उलझना नहीं चाहता हो। युवराज सना को विवेक की गोद से अपनी गोद में लेता है और तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो चारों सना को लेकर तहखाने से बाहर निकल जाते हैं और सिंघानिया मैंशन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बाहर निकलते हुए सुहानी की नजर वहाँ लगी एक पेंटिंग पर जाती है। उस पेंटिंग को देखकर सुहानी के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो बड़े गौर से उस पेंटिंग को देखने लगती है। सभी सिंघानिया मैंशन से बाहर जा रहे थे, लेकिन सुहानी नहीं। वो उस पेंटिंग में खो सी गई थी। सुहानी को अपने साथ न आते देख युवराज पीछे मुड़कर देखता है। सुहानी अभी भी उस पेंटिंग के पास खड़ी थी। युवराज गुस्से में सुहानी से कहता है, क्या तुम फिर से अपने साथ सबकी जान खतरे में डालना चाहती हो? युवराज की आवाज सुनकर निशा और विवेक की नजर भी सुहानी पर जाती है। विवेक भागते हुए सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाता है। सिंघानिया मेंशन से बाहर निकलकर वो चारों चैन की सांस लेते हैं। विवेक हाँफते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निशा विवेक की बात से सहमत होकर कहती है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। वो साया कितना भयानक था। सुहानी की नजर युवराज के हाथ की उस चोट पर बनी हुई थी। वो विवेक से कहती है, विवेक प्लीज जरा सना को पकड़ो। विवेक और निशा के साथ युवराज को भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी ऐसा क्यों कह रही है। विवेक सुहानी की बात मानकर युवराज से सना को अपनी गोद में ले लेता है। सुहानी बिना कुछ कहे युवराज का हाथ पकड़ती है और उसकी चोट को देखने लगती है, जो चाकू से युवराज को लगी थी। उस चोट से अभी भी काफी खून बह रहा था। ये देखकर सुहानी के साथ साथ निशा और विवेक भी परेशान हो जाते हैं। निशा अपने जीन्स के पॉकेट में हाथ डालती है और एक सफेद रुमाल निकालकर सुहानी को देते हुए कहती है, सुहानी इसे अभी के लिए युवराज सर के हाथ में बांध दे, शायद इससे खून बहना कुछ कम हो जाए, बाद में हम हॉस्पिटल जाकर ड्रेसिंग करवा लेंगे। युवराज अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निशा अजीब सी नजरों से युवराज को देखती है
और सुहानी से कहती है, सुहानी जल्दी कर। सुहानी फिर से युवराज का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो रुमाल बांध देती है। रुमाल बांधते हुए सुहानी के चेहरे पर दर्द के भाव थे। उसे एहसास था कि युवराज को ये चोट उसी की वजह से लगी है। वहीं सुहानी को अपनी इतनी फिक्र करते देख युवराज को एक अलग ही एहसास हो रहा था। सुहानी के छूने से हमेशा की तरह उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। निशा और विवेक भी सुहानी को इस तरह से युवराज की फिक्र करते हुए नोटिस कर रहे थे। अब उन्हें भी ये समझ आने लगा था कि सुहानी के मन में युवराज के लिए फीलिंग्स टाइम के साथ बढ़ती जा रही हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी उन सबको पुलिस का सायरन सुनाई देता है। निशा परेशान होकर कहती है, बस इनकी ही कमी थी, अब पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सुहानी भी परेशान होकर कहती है, अगर पुलिस यहाँ आ गई और उन्होंने हमें यहाँ पर सना के साथ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि सना को हमने ही किडनैप किया है और शायद यहाँ होने वाले मर्डर्स के लिए भी वो हमें ही रिस्पॉन्सिबल समझे। निशा फिर से कहती है, अब हम क्या करें? वो सब अभी भी सिंघानिया मेंशन के मेन गेट के बाहर ही खड़े थे। युवराज निशा और सुहानी की बातें सुन रहा था। वो सुहानी और निशा से कहता है, मैं सना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, विवेक भी मेरे साथ जाएगा, तुम दोनों पुलिस को हैंडल करो। युवराज के मुंह से ऐसा सुनते ही निशा और सुहानी हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। निशा लगभग रोते हुए कहती है, युवराज सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप आधी रात में 2 लड़कियों को पुलिस के पास भेज रहे हैं? युवराज अपने एटीट्यूड में जवाब देता है, बहुत शौक है ना तुम दोनों को क्रांतिकारी बनने का, तो जाओ अब पुलिस से भी डील करो। अब निशा और सुहानी का चेहरा देखने लायक हो गया था। विवेक को भी युवराज का ऐसा करना समझ नहीं आ रहा था। वो भी कंफ्यूज होकर युवराज को ही देख रहा था। उनकी परेशानी को समझते हुए युवराज कहता है, डोंट वरी, इस वक्त केवल एएसपी अर्नब सिंह ही यहाँ आ सकता है। अगर तुम दोनों उसे किसी तरह से कन्विंस कर लोगे तो वो तुम दोनों को सेफली हॉस्टल छोड़ देगा। वहाँ से मेरा ड्राइवर तुम दोनों को मुझ तक पहुँचा देगा। ये कहकर युवराज विवेक और सना को लेकर वहाँ से चला जाता है। निशा और सुहानी उन दोनों को जाते हुए देखते रह जाती हैं। निशा दुखी होकर कहती है, यार सुहानी, मुझे तो युवराज सर जेंटलमैन टाइप के लगते थे। मुझे नहीं लगता था कि वो आधी रात में 2 लड़कियों को ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। सुहानी भी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी। कुछ ही देर में युवराज सुहानी और निशा की आंखों से ओझल हो जाता है। सुहानी और निशा अब भी एकटक उसी तरफ देख रही हैं जिस तरफ से युवराज गया था। वो दोनों उदास होकर वहीं खड़े थे। तभी एक हाथ निशा के कंधे पर आता है। उस हाथ के छूते ही निशा जोर से चीख पड़ती है। निशा के चीखने पर सुहानी भी चीखने लगती है। दोनों चीखते हुए जब पीछे मुड़ती हैं, तो उन्हें अपने सामने अर्नब दिखता है। वहाँ अर्नब और गोपाल अपने कान बंद करके खड़े थे। अर्नब को वहाँ देखकर निशा और सुहानी चीखना बंद कर देती हैं। निशा अर्नब को देखकर फेक स्माइल देने लगती है। अंदर से तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन अपने डर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुहानी इस वक्त बिल्कुल शांत खड़ी थी। निशा उसी फेक स्माइल के साथ अर्नब से कहती है, एएसपी सर, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? अर्नब उन दोनों को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? निशा टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, सर, आप यहाँ फिर से सुसाइड करने तो नहीं आए ना? निशा की ये बात सुनकर सुहानी और गोपाल अपना मुंह बनाकर निशा को देखने लगते हैं। गोपाल हैरान होकर अर्नब से कहता है, सर आप सुसाइड? अर्नब गुस्से में निशा और सुहानी से कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इस बार अगर तुम दोनों ने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो दोनों को जेल में डाल दूंगा। निशा अर्नब की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। कुछ सोचकर वो हकलाते हुए कहती है, सर वो हम लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे
अर्नव कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? निशा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर आपको ट्रूथ एंड डेयर नहीं पता, मैं बताती हूँ। इसमें ना, अर्नव चिढ़कर कहता है, मुझे पता है ये गेम कैसा होता है। निशा आगे कहती है, हाँ तो सर मैंने सुहानी से कहा या तो मुझे तू अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड का नाम बता दे या फिर सिंघानिया मैंशन चल, तो इसने डेयर चुना। इसने मुझे अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया और मुझे लेकर यहाँ आ गई। सुहानी निशा को घूरते हुए अपने मन में कहती है, ये निशा क्या बकवास कर रही है, ये खुद तो फंसेगी और मुझे भी फंसा देगी। अर्नव वहीं खड़े हुए निशा और सुहानी को शक भरी नजरों से देख रहा था। दूसरी तरफ युवराज सना को लेकर शहर से बाहर आ जाता है। युवराज एक बड़े से बिल्डिंग के सामने अपनी कार रोकता है और कार से बाहर निकलता है। युवराज कार की बैक सीट से सना को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन फिर भी वो युवराज से बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के एक अपार्टमेंट में जाते हैं। विवेक चुपचाप युवराज के पीछे चल रहा था। युवराज सना को एक कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। विवेक सवालिया नजरों से युवराज को ही देख रहा था। युवराज उसके मन में चल रहे सवालों को समझते हुए कहता है, डोंट वरी, ये मेरा ही घर है। हम शहर से बाहर हैं, इसलिए यहाँ हमें उस साय से कोई खतरा नहीं है। अब बस हमें सना की जागने का इंतजार करना होगा, जिससे हमें ये पता चले कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। अब युवराज और विवेक सना के जागने का इंतजार कर रहे थे। तभी युवराज को कुछ याद आता है और वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। दरअसल उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया था। युवराज अपने ड्राइवर से कहता है, सेंट थॉमस हॉस्टल के बाहर से 2 लड़कियों को पिक करके शहर के बाहर वाले अपार्टमेंट में ले आओ। मोबाइल से ड्राइवर की आवाज आती है, ओके सर। इधर सिंघानिया मैंशन के बाहर अर्नव के सामने निशा और सुहानी खड़े थे। अर्नव उन्हें शक भरी नजरों से देख रहा था और वो दोनों अर्नव से अपनी नजरें चुरा रही थीं। निशा तो अब हार मान चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वो अर्नव को अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। सुहानी निशा की बात को संभालते हुए कहती है, सर निशा सच कह रही है, हम दोनों एक गेम खेल रहे थे। निशा ने मुझे डेयर दिया था कि मैं रात में सिंघानिया मेंशन तक जाकर दिखाऊं, और मैंने निशा से कहा कि मैं मेंशन तक सिर्फ तभी जाऊंगी जब वो मेरे साथ चलेगी, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए। अर्नव अब भी सुहानी और निशा को एकटक देख रहा था। वो जानता था कि ये दोनों उससे झूठ बोल रही हैं। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो है जो ये दोनों जानती हैं, लेकिन बता नहीं रही हैं। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस से अर्नव ये भी अंदाजा लगा लेता है कि ये दोनों उन मर्डर्स में तो इन्वॉल्व नहीं हैं। अर्नव ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे खड़ा गोपाल कहता है, सर मुझे लगता है कि ये दोनों सच कह रही हैं। आजकल के बच्चे तो डेयर के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। एक बार मेरे छोटे भाई ने इस गेम के चक्कर में मुझे गंजा कर दिया था। गोपाल के ऐसा कहते ही निशा की हंसी छूट जाती है। निशा को हंसते देख गोपाल शर्मिंदा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत जगह गलत बात कही है। सुहानी निशा को घूर कर देखती है। सुहानी के ऐसे देखने पर निशा अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है। ये सब चल ही रहा था, तभी अर्नव को फिर से वही फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। इन्हें पता है कि सना कहाँ है। फिर से वही आवाज सुनकर अर्नव हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वो आवाज फिर से कहती है, अगर सना तक पहुंचना चाहते हो तो इन्हें जाने मत दो। आखिर किसकी थी वो आवाज, और अर्नव ही उन आवाजों को कैसे सुन सकता है? क्या होगा जब सना होश में आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।